हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। जो कि इस समय जितने भी टॉपिक इस समय चर्चा में हैं, वो किसी न किसी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत ही प्रयासरत है। इसलिए जो भी इस समय नए टॉपिक आ रहे हैं, वो सब एनर्जी सेक्टर से ही आ रहे हैं। इसलिए जो इस समय चर्चा में होता है, उन्हीं पे हम जो है डिस्कस करते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न विकल्प सरकार इस समय तलाश रही है, जो कि नए नए क्षेत्रों से ऊर्जा की प्राप्ति की जा सके। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है मेराइन थर्मल एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप की राजधानी करावती में एक समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये जो है अभी लक्षद्वीप की राजधानी करावती में एक तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये देश का प्रथम जो है ओशनिक थर्मल एनर्जी है, जो संयंत्र है, जो कि बहुत ही चर्चा में। जब कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो ज़्यादातर यही देखते हैं, जो घटना प्रथम पहली बार होती है या जो भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिस पर सरकार की हमेशा नज़र बनी रहती, वो जो उस समय एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, उनमें उनकी बूझे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये अपने यहाँ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में है, और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही चर्चा में है, और ये देश का प्रथम ये समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इस संयंत्र को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संगठन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये संयंत्र जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संगठन के संयोग के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। इस संयंत्र की ऊर्जा रूपांतरण क्षमता जो है वो 65 किलोवाट होगी। यह विश्व का पहला स्वदेशी हरित तकनीक पर आधारित संयंत्र है, जो केवल विद्युत को उत्पन्न करेगी, बल्कि समुद्री जल को भी पीने योग्य जल में बदलेगी। ये जो है समुद्र के जो ताप पर जो थर्मल एनर्जी है, जो मतलब ऊपरी सतह पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्या होगा, ये जो उसका पानी है समुद्र की सतह का, वो गर्म होकर भाप में परिवर्तित होगा, और उस भाप को एक जगह एकत्र करके स्वच्छ जल भी प्राप्त कर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता होती है। इसलिए ये सिर्फ विद्युत ही नहीं उत्पन्न करेगा, ये स्वच्छ पानी के उत्पादन में भी बहुत इसका योगदान रहेगा। जो समुद्र के किनारे की जो बड़ी-बड़ी शहर बसे हुए हैं, उनमें इनके स्वच्छ जल की सप्लाई भी की जा सकेगी। तो इसी क्रम में जो है देखते हैं, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, जो हमारा देश है भारत, उसके चारों तरफ जो समुद्र से जो सीमा छूटती है, उसकी कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर है। तो ये बहुत ही लंबी सीमा रेखा है। जैसा कि देश की लगभग 30% आबादी निवास करती है इन जो समुद्र के किनारे, जैसे जो बड़े-बड़े शहर हैं, मुंबई है, गुजरात
के हैं, कोलकाता है, या उड़ीसा के कुछ शहर, या तेलंगाना, या हैदराबाद के कुछ शहर, केरल, इन सभी की जो है लमसम 30% पूरे भारत की 30% आबादी जो है यहाँ पर निवास करती है। विश्व में लगभग 70% भाग पर महासागर हैं। जो विश्व की जितनी जो है हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें 70% भाग पर जो है महासागर उपलब्ध हैं। तो इसलिए इस जो ये ऊर्जा है समुद्र तापीय ऊर्जा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा, जैसा कि इसमें बताया गया है, गहरे समुद्र का लगभग 95% हिस्सा अभी भी नहीं खोजा जा सका है। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ हमने 5% ही समुद्र के बारे में खोज पाए हैं। उनसे जो हमें प्राप्त शैवाल, एल्गी, मछली, जो भी जीव जंतु, पौधे या घोंघा, सीप, मोती जो भी प्राप्त होते हैं वो सिर्फ 5% ही समुद्र के हैं, और अभी 95% हिस्सा अभी खोजा जाना बाकी रह गया है समुद्र का। तो इसलिए जो समुद्र हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021-30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो 2021 से 30 ये पूरा दशक ही 10 वर्ष ही जो है महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे जो परीक्षा हो उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जो है इस समय जो संयुक्त राष्ट्र या कोई बड़े संस्थान द्वारा जो भी घोषणा की जाती है उसकी बूझे जाने की संभावना बहुत रहती है। तो इसलिए 2021 से 30 तक महासागर विज्ञान का दशक है। तो इस समय जो है 2030 तक महासागरों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च का कार्य किया जाएगा। समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में भारत की संभावित क्षमता लगभग 80 लाख मेगावाट है। नहीं, लगभग 18 लाख मेगावाट है। जो भारत की क्षमता है वो 18 लाख मेगावाट है, तथा कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 40% क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी जो हमारे सरकार ने बताया है कि जो समुद्र तापीय ऊर्जा है उसमें जितनी हम ऊर्जा इस समय खपत करते हैं उसकी 40% तक ऊर्जा हम समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं। ये मतलब एक बहुत बड़ी संभावना है। महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे ज्वारीय ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, तरंग ऊर्जा आदि से उत्पादित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा। अभी नीति आयोग ने घोषणा किया कि पहले जो है ये ऊर्जाएं जो है रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं थी। अभी 2022 में ही इनको सरकार ने, नीति आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा माना है, इसलिए अब इन पर और ज़्यादा रिसर्च का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत में 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग कितनी बढ़ जाएगी? जो ये एक नया फ्यूल है जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन, उनमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन सबसे सस्ता और सबसे कम वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला, जीरो इफेक्ट वाला जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये 2050 तक इसकी मांग जो है कितनी बढ़ सकती है ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।